आप सभी को मेरा नमस्कार। स्कैनर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैरा जंबल्स को हम किस तरह से अटैक कर सकते हैं, उसको किस तरह से टैकल करें सो दैट हमारी मैक्सिमम एक्यूरेसी रहे। अब आपकी स्क्रीन पे काफ़ी सारे अप्रोच लिखे हुए हैं पैरा जंबल को सॉल्व करने के, और आखिरी में ये भी लिखा है कि इसके अलावा भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं सॉल्व करने के लिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसको अप्रोच वाइज इस तरह सॉल्व करोगे या फिर अगर आप टेक्स्ट बुक अप्रोच के थ्रू जाते हो पैरा जंबल को सॉल्व करने के लिए, तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत मेजर एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फिर अप्रोच ढूंढते रह जाओगे। हमारा गोल ये होता है ग्रामर में, चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, वोकैबुलरी हो, कि जो भी लर्निंग हो वो बिहेवियरल हो, यानी कि वो हमारी आदत में उतर आए। और जब वो चीज़ हमारी आदत में उतरती है तभी हमें एग्जाम में बिना सोचे, बिना ज़्यादा सोचे उसको सॉल्व कर पाते हैं मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हमारे एक्चुअल स्टेप्स क्या हैं जो हमें फॉलो करने हैं पैरा जंबल को सॉल्व करने में। एक बात तो हमें क्लियर है कि एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आप कैट दे रहे हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको एमसीक्यू मिलता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यानी कि जो ऑप्शंस हैं पैरा जंबल के लिए वही हमारा सबसे बड़ा हेल्प बन जाते हैं, जिसको यूज करके हम पैरा जंबल को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए पहला निकल के आता है क्या? एलिमिनेशन। हम ऑप्शंस के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से क्या सही है, क्योंकि तुम चारों में से एक ना एक तो सही है, ये तो हमें गारंटी पता है। तो ऑप्शन के पास जाते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे पहला ऑप्शन, पहला सेंटेंस क्या बन के आ रहा है, क्या वो बी है, क्या वो सी है। आप देखोगे कि हो सकता है कि पहला सेंटेंस 3 ऑप्शन में ए दिया हो, तो आपको इतना श्योर है कि आपका ओपनिंग सेंटेंस ए है। आप फिर देखोगे 2 में ए दिया है, 2 में बी दिया है, यानी सी और डी तो ओपनिंग हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली आप इसको एलिमिनेट करते हुए कि क्या क्या सही है, क्या क्या सही नहीं है, उसके थ्रू आप आगे बढ़ते हो। दूसरी चीज आप क्या करते हो इसमें, आप इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करते हो। ओपनिंग सेंटेंस कैसे होते हैं? ओपनिंग सेंटेंस का क्या फंडा है कि वो एक जनरल आइडिया के बारे में बता रहे होते हैं, एक कॉन्सेप्ट के बारे में इनिशिएट करते हैं, कोई थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमें नाउन अक्सर मिलता है, ठीक है, उसमें प्रोनाउन कभी नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो एक आइडिया होता है, और उस आइडिया के बारे में और बातें हमारी सेंटेंसेस में हो रही होती हैं। इससे हम ओपनिंग ढूंढते हैं, यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है हमें हमारे आगे के सेंटेंसेस के लिए, जो हमारा कंप्लीट पैराग्राफ बन के आएगा जब हम जंबल्स को अनजंबल कर देंगे। वैसे ही जो क्लोजिंग सेंटेंस होता है, अगर हम उसको ढूंढने चलें तो वो भी हम ऑप्शंस के थ्रू ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ए बी सी डी मान लो है, तो हो सकता है ए मल्टीपल ऑप्शंस में आ रहा हो, तो वहां से हम एक ढूंढ सकते हैं कि हमारा लास्ट सेंटेंस क्या होगा। दूसरी चीज क्या है कि सेंटेंस जो है अक्सर हमें एक समरी प्रोवाइड कर रहा होता है, क्लोजिंग सेंटेंस, जिसको हम पकड़ के ये समझ सकते हैं क्योंकि ये समरी है, इस समरी के बाद अब कोई और सेंटेंस नहीं आना है, और क्योंकि इसके बाद कुछ और नहीं आना है तो ये क्लोजिंग सेंटेंस होना चाहिए। और क्या देख सकते हैं कि क्लोजिंग सेंटेंस जो होता है वो अक्सर एक ऐसा सेंटेंस भी होता है जो इंडिपेंडेंट आइडिया होता है। जैसे कि ओपनिंग सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट आइडिया जिसके बारे में बात हो रही है, वैसे क्लोजिंग सेंटेंस में एक अनरिलेटेड आइडिया भी आप कह सकते हो जो मेंशन कर दिया जाता है, जैसे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अब इसके आगे कोई और बात नहीं हो सकती है। तीसरी चीज हम क्या करते हैं, हम ट्रांजिशन वर्ड्स और प्रोनाउन के रेफरेंसेस ढूंढते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स कैसे हो गए? जैसे कंजंक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमें हिंट करते हैं। हमारे वर्ड्स हो गए आफ्टर वर्ड्स, फर्दर मोर, इन अकॉर्डेंस टू, ये सब वर्ड क्या होते हैं? ये ट्रांजिशन वर्ड है, यानी कि ये ओपनिंग हो नहीं सकते, तो यानी किसी चीज के बाद आ रहे होते हैं। अब अगर किसी चीज के बाद आ रहे हैं तो हमको इसके पहले का ढूंढ के इसको हम फिट बैठा सकते हैं। मान लो सी में आ रहा है इन अकॉर्डेंस टू या फिर फर्दर मोर, तो हम इसके पहले का ढूंढ सकते हैं। मान लो वो बी है, तो बी और सी हमेशा साथ में चलेगा, हम इस तरह भी इसको टैकल कर सकते हैं। वैसे ही आता है हमारा प्रोनाउन का रेफरेंसेस। अब प्रोनाउन के बारे में तो आप जानते ही हो, प्रोनाउन क्या होता है? वो जो नाउन की जगह यूज हो। अब जब नाउन यूज ही नहीं हुआ है अभी तक, तो प्रोनाउन को कैसे यूज कर लोगे? और अगर प्रोनाउन को पहले यूज कर लोगे बाद में नाउन आएगा तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो यानी कि प्रोनाउन आपका जिस सेंटेंस में आ रहा है वो आपका हमेशा नाउन वाले सेंटेंस के बाद में ही आएगा। या फिर आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, आपको प्रोनाउन दिखता है,
तो आप सेंटेंस अब बाकी सारे पढ़ते रहो, उसमें आपको कहीं ना कहीं नाउन दिख जाएगा और फिर उस सेंटेंस में और उस नाउन वाले सेंटेंस में आप लिंक बैठा ले जाओगे, जिसके थ्रू आप ऑप्शन एलिमिनेशन फिर से कर पाओगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है हमारा, लॉजिकल फ्लो वाइल रीडिंग। मान लो आपने 4 सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया, या मान लो आप एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हो, ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं ढूंढ पा रहे हो, ट्रांजिशन और प्रोनाउन रेफरेंसेस कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहे हो। अब क्या करें, कुछ नहीं, ऑप्शन के पास जाना है, सारे ऑप्शंस को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना है। पहला ऑप्शन देखा, मान लो BCAD लिखा हुआ है, आपने पढ़ना शुरू किया, आपने पढ़ा, समझा, क्या ये लॉजिकल इन्फ्लुएंस दे रहा है, दे रहा है, अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करते करते आप एक लॉजिकल फ्लो ढूंढते हैं जो आपको हेल्प करता है आपके करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में। एक पांचवा तरीका भी है जो मैं सारे सवाल डिस्कस करने के बाद आपको बता दूंगा, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं उसके बाद। पहला हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट। अच्छा रुको, पहले पढ़ते नहीं, पहले ऑप्शन के पास जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बी से शुरू होगा, दूसरा कह रहा है सी से, तीसरा कह रहा है डी से, चौथा कह रहा है ए से। इसमें अच्छी बात भी, इसमें खराब बात भी है। अच्छी बात सेकेंडरी है, खराब बात यह है कि हमें श्योर शॉट नहीं पता कि हमको हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा। और अच्छी बात यह है कि अगर हम ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं तो हम इसमें एक ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ए कह रहा है हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर बी क्या कह रहा है, ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स एंड बार्क, दे एब्जॉर्ब हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंड रिलीज क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। अब ये एक हिंट दे रहा है कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, जनरल स्टेटमेंट है, तो क्या ये ओपनिंग हो सकता है? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ओपनिंग हो सकता है, इसलिए हम इसको होल्ड पर रखते हैं कि बी ओपनिंग हो सकता है, ऑप्शन 1 हमारा हो सकता है। अब अगला पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। अब ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि किस तरह से हीट जो है एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है डिफॉरेस्टेशन से। ये थोड़ा इंडिपेंडेंट सा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारे आखिरी में कहीं आ सकता है या किसी और के थ्रू इसको हमें लिंक बैठाना पड़ेगा, तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। इन अर्बन एनवायरमेंट्स ट्रीज एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्वीप अप पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक। ध्यान से देखना, ट्रीज के बारे में क्या कह रहा है कि वो हवा को क्लीन कर देते हैं, किससे? अपने लीव्स और बाग से, और वो हार्मफुल पोल्यूटेंट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्लीन ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। और वही ट्रीज अर्बन एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कौन कौन सी? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक, इसको वो स्वीप अप कर देते हैं। तो हमें बी और डी में एक डायरेक्ट लिंक दिखाई देता है, बी के बाद डी आ सकता है। कौन कौन से ऑप्शन में है? पहला, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। ये पहला मेरे लिए काफी स्ट्रांग हो गया कि हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शन के लिए। अब देखते हैं क्या इसके बाद सी और ए बैठ रहा है। अब सी पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ CO2 कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ जाती है। फिर ए क्या कह रहा है, हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखो सी के बाद एक सिंक ये बैठ सकता है, ये लिंक बैठ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है डिफॉरेस्टेशन से, और वही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज जो हैं वो कार्बन सिंक की तरह एक्ट करती हैं, जो हमारे कार्बन और क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसको रिड्यूस कर सकता है। तो अगर मुझसे पूछेगा कोई तो मैं इसमें पहला ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। एक सेकंड, इसके पहले भी कुछ करना है, ऑप्शन देखना है 1 2 3 4 A। अब देखें ए और सी में पहले कंपेयर कर लेते हैं। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। सी क्या कह रहा है, इट इज अज्यूम्ड। क्या अज्यूम्ड है? इट अज्यूम्ड है। अब इट तो प्रोनाउन है, अब कुछ तो बता रहा होगा, किसी चीज के बारे में तो बता रहा होगा इट, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन तो नहीं है, यानी ए हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। इतना 100% गारंटी के साथ पता चल गया। अब बी, सी और डी तीनों हमारा सेकंड सेंटेंस हो सकता है। पढ़ लेते हैं, टाइगर लार्जेस्ट मेंबर है कैट फैमिली के, वो एशिया में पाए जाते हैं। बी क्या कह रहा है, वो डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं, दिन में सोते हैं और रात में हंटिंग करने आते हैं।
सी क्या कह रहा है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि प्रोबेबली 3000 टाइगर हैं जो जंगलों में रहते हैं। ये जो स्पीशी है ये बहुत ही स्पेक्टैकुलर और ग्रैंड लगती है और वो ग्रेसफुल होते हैं अपने मूवमेंट में। अब एक ध्यान से देखना, टाइगर के बारे में बता रहा है, टाइगर के बारे में बता रहा है, ये भी टाइगर के बारे में बता रहा है। तो वैसे तो सारे सेंटेंसेस ही यहाँ पे टाइगर के बारे में ही बता रहे हैं, बट जो जनरल नेचर है ए का कि टाइगर लार्जेस्ट फैमिली है, लार्जेस्ट मेंबर है और वो कई पार्ट में आते हैं एशिया के, उसी को देखो और एक्सपैंड करते हुए बता रहा है कि ये अज्यूम किया जाता है कि 3000 टाइगर रहते हैं जंगलों में। फिर कह रहा है कि ये जो है स्पेक्टैकुलर दिखते हैं और ग्रैंड दिखते हैं और बहुत ग्रेसफुल है अपने मूवमेंट में। तो ए और सी हो सकता है मेरे हिसाब से, बट अभी और देखते हैं। ए सी के बाद क्या आ रहा है, बी आता है। दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाय द नाइट। ये कह रहा है कि वो डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं और दिन में सोते हैं, रात में हंटिंग करने निकल के आते हैं। और डी क्या कह रहा है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट a jungle background, especially when they are standing still because of their striped coats। ठीक है, गुड। फिर क्या कह रहा है, अनलाइक मोस्ट कैट्स द टाइगर लाइक्स बेदिंग वेरी मच। अब मुझे एक यहाँ हिंट मिलती है, जब मैं ये पार्ट पढ़ता हूँ इस सेंटेंस का, अनलाइक मोस्ट कैट्स द टाइगर लाइक्स बेदिंग वेरी मच, कि अनलाइक मोस्ट कैट्स, मैक्सिमम कैट्स के जैसे नहीं, इंडिपेंडेंटली टाइगर को नहाना बहुत पसंद है, जो कि बाकी बिल्लियों को नहीं पसंद है। अब ये सेंटेंस काफ़ी स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है जो किसी और सेंटेंस के साथ लिंक नहीं बैठा पा रहा है। तो अगर मुझसे गेस करने को कहा जाएगा तो मैं इसको लास्ट सेंटेंस मानूंगा, क्योंकि इसके बाद हम कोई और सेंटेंस नहीं बैठा सकते हैं। तो यानी 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। हम ए बी तो लेके चल नहीं रहे थे क्योंकि वो सिंक नहीं बैठा पा रहा था। टेक्निकली और लॉजिकली हमें ए सी बी और डी, हमें एक ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसको हम पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रियल्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। दे से शुरू होगा सेंटेंस? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शंस भी देख लेते हैं, बी बी डी ए, यानी ज्यादा चांसेस हैं कि बी से शुरू हो। तो बी क्या है, इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जेम्पलरी स्टोरी टेलिंग। प्रोलिक्सिटी मतलब होता है वर्बोस नेचर, ज्यादा लिखने का जिसका तरीका होता है उसको, जैसे बोलने में वर्बोस होता है वैसे लिखने में प्रोलिक्सिटी होता है। तो इंडिया इज अ कंट्री where people are full of immense prolixity and exemplary storytelling। ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट है, एक कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश कर रहा है हमारे आगे के सेंटेंसेस के लिए, तो हम बिल्कुल ले सकते हैं। अगला क्या है, डी और ए। डी क्या कहता है और ए क्या कहता है, पहले ए के पास जाते हैं। दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रियल्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। अब यहाँ तो इंडिया के बारे में बात हो रही थी और यहाँ पे दे के बारे में बात हो रही है। दे तो प्लूरल होता है, इंडिया तो सिंगुलर है यहाँ पे, इसीलिए इज लगा है यहाँ पे। तो दे तो नहीं होना चाहिए, तो बी के बाद डी आना चाहिए। बट फिर भी श्योरिटी के लिए पढ़ लेते हैं। महाभारत एंड रामायण आर 2 ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ कलोजल वर्क्स दैट अनक्वेश्चनेबली एंजॉय द वर्च्यू ऑफ बीइंग पीक सोर्सेज फॉर द कल्चरल एथोस ऑफ द कंट्री। यहाँ महाभारत और रामायण के बारे में बात हो रही है। फिर क्या कह रहा है, बी डी ए, दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रियल्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। कह रहा है कि महाभारत और रामायण शेक्सपियर और होमर की लिखी किताबों को भी हरा देते हैं। तो ये जो दे है ये महाभारत और रामायण के लिए है, यानी डी के बाद ए आ रहा है और फिर ए के बाद सी आ रहा है। एडिशनली ये एक ट्रांजिशन स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स एंड डिस्कशंस ऑन वेरियस dilemmas of life associated with the Bhagavad Gita are highly appreciated by scholars from all over the world। तो हमारा हो जाता है ऑप्शन 3। एलिमिनेशन भी यूज कर लिया, ओपनिंग सेंटेंस ढूंढ लिया, क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढ लिया, ट्रांजिशन सेंटेंस ढूंढ लिया। ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल निकल के आ गया हमारे पैराजंबल के लिए। अब ये देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ए डी डी। तो हम डी को मान के चलते हैं कि पहला है, उसी से पढ़ना शुरू करते हैं। एथिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू healthcare and public health cover topics as diverse as moral issues around reproduction, state obligations in the provision of healthcare services and appropriate measures to control infectious diseases। अब यहाँ पे ethical questions के बारे में बात हो रही है, हेल्थ और हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ के बारे में। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, ए सी ए। तो ए या सी में से ही हमारा सेकेंड सेंटेंस हम गेस करते हैं। तो यहाँ पर 2 बार ए आ रहा है तो ए देख लेते हैं। द प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दोज ट्रायल्स नोन एज, एक सेकेंड,
दोज ट्रायल्स आ गया। कौन सा ट्रायल? क्या हमारे इस डी में कहीं कोई ट्रायल के बारे में बात हुई थी? मुझे तो नहीं दिखता कोई ट्रायल। यहाँ सी में ज़रूर ट्रायल दिख रहा है, वो सरसरी निगाह से देखने में आ गया, बट डी के बाद ए नहीं आ सकता, क्योंकि ए जो है वो ट्रायल्स के बाद ही आएगा, तभी दोज ट्रायल्स के बारे में बात हो रही होगी। तो डी के बाद सी आ सकता है, सी के बाद देखो ए भी आ गया, डी के बाद सी आ सकता है, डी के बाद ही सी के बाद ए आ गया, और ए के बाद बी आ गया। एज सिंपल एज दैट, ये हमारा हो गया सही ऑप्शन। इसको आप पकड़ के आंख बंद करके आगे बढ़ सकते हो। जितना पढ़ना नहीं है उतना ज़्यादा लॉजिकली इसको पकड़ के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन में क्या क्या है, ए बी ए। तो पहले हम ए के पास चलते हैं। ए क्या कह रहा है, व्हेन फेस्ड विथ अनसर्टेनिटी ह्यूमंस लुक आउट फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स एंड बिकम अ विक्टिम ऑफ इनइफेक्टिव रैशनल थिंकिंग ड्यूरिंग कंपेलिंग कंफ्यूजिंग सिचुएशंस। ठीक है, कह रहा है कि जब हमें अनसर्टेनिटी होती है, समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, तो हम दूसरे को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से हम एक अपना रैशनल डेवलप कर लेते हैं। डन। ए के बाद क्या ऑप्शन है, सी और बी। बी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इन एन इमरजेंसी। अब अकॉर्डिंग टू हिम ये प्रोनाउन आ गया, यानी ए के बाद बी तो आना नहीं है, ए के बाद सी आना चाहिए। सी में क्या हिम के बारे में है, बिल्कुल है। रॉबर्ट बी सियाल्दिनी एक्सप्लेन्स दिस रिएक्शन विद अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना कॉल्ड प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। ये कोई फिनोमेना था, ये भी हो गया। ए के बाद सी आ गया, ए के बाद सी आ गया, सी के बाद बी आ गया जिसमें हिम लिखा हुआ था, उसके बाद डी आ गया। इसमें भी कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही कम देर में इसको आप सॉल्व करके आगे बढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, बी बी सी बी। तो बी के पास जाते हैं। अंटिल 1960 द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर इन द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ एलिस about 20 miles due east from Heald town was the only residential center of higher education for blacks in South Africa। बता रहा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज था जो कहीं पे वहीं सिचुएटेड था, जो कि ब्लैक्स के लिए साउथ अफ्रीका में एक इकलौता रेजिडेंशियल सेंटर था जहां पे लोग रह के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बी हो गया। बी के बाद ए डी सी तीनों ही ऑप्शन है, तो ए के पास जाते हैं। फोर्ट हेयर वॉज मोर देन दैट। फोर्ट हेयर यहां बात हुई, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर, फिर कहा फोर्ट हेयर। ये बहुत बड़ा हिंट दे रहा है आपको एग्जामिनर कि बी के बाद ए आना चाहिए। पहले आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर पूरा पूरा बताया एक फॉर्मल वे में, फिर उसको कैजुअल एक्सप्रेस कर दिया सिर्फ फोर्ट हेयर बोल के। मान लो मेरा नाम उदित गुप्ता किसी सेंटेंस में पूरा लिखा है, कहा गया उदित गुप्ता इज एन इंग्लिश टीचर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आया उदित हैज ऑल्सो क्वालिफाइड एसएससी, बैंक, LIC एंड कैट एग्जामिनेशंस। तो पहले सेंटेंस में मेरा पूरा नाम बताया, दूसरे सेंटेंस में मेरा केवल फर्स्ट नेम लेके मुझे रेफर करने के लिए यूज करके मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दी। तो वही यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे पूरा नाम बता दिया, उसके बाद आपको केवल ये एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दी। तो और एक और हिंट मिल रहा है, ये जो यहाँ ये लिखा है कि फोर्ट हेयर वॉज मोर देन दैट, इट वॉज अ बीकन ऑफ अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर सदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। अब ये दैट क्या है, दैट ओनली रेजिडेंशियल सेंटर, सिर्फ एक रेजिडेंशियल सेंटर नहीं, उससे ज़्यादा भी कुछ था। वो क्या था, वो एक बीकन था, यानी गाइडिंग लाइट। किसके लिए, अफ्रीकन स्कॉलर के लिए। कहाँ से, सदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। तो यानी बी के बाद ए आना चाहिए, ये हो सकता है। ए के बाद सी कह रहा है फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ इट वॉज ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड येल ऑल रोल्ड इनटू वन। कि अभी भी कॉलेज की तारीफ चल रही है। पहले कह रहा है कि ओनली रेजिडेंशियल सेंटर, फिर कह रहा है कि अफ्रीकन स्कॉलर्स के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी, फिर कह रहा है कि मेरे लिए भी ये ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और येल एक ही मिला के अगर दे दिया जाए मुझे तो मेरे लिए ये वो था। उसके बाद डी बचता है, तो कह रहा है द रीजेंट वॉज एंशियस फॉर मी टू अटेंड फोर्ट हेयर एंड आई वॉज ग्रेटिफाइड टू बी एक्सेप्टेड देयर, आई फेल्ट दैट आई वॉज बीइंग ग्रूम फॉर सक्सेस इन दी वर्ल्ड। ये बहुत ही प्यारा क्लोजिंग स्टेटमेंट इसको आगे क्वालिफाई करता है, जो इसको कंप्लीट कर देता है। तो आपने देखा कि जितने भी अप्रोच हैं वो सेकेंडरी हैं, बट जो हमने भी डिस्कस किया, जो 4 तरीके, वो क्या है, वो केवल हमें बता रहा होता है कि किस तरह से हमें सेंटेंस को अप्रोच करना है, हमें किस तरह से उसको अपने बिहेवियर में लेके आना है। जैसे कि हम जब उसको टैकल कर रहे हो तो नेचुरली हम उसको ढूंढ ले जाएं कि वहां पे क्या है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं एक 5वां तरीका ही बताऊंगा। जब आपका पहला 4 तरीका काम ना आए तब आप क्या करते हो, कुछ नहीं, एक बार पढ़ो, समझ में आया, हुआ, ठीक है, अब आप स्किप कर दो, मार्क फॉर रिव्यू करो और उसको आगे बढ़ जाओ। थोड़ी देर बाद आओ,
कुछ सवाल और कर लो या मैथ्स कर लो या कोई और सेक्शन कर लो, उसके बाद थोड़ा सा वापस आओ, उसके बाद फिर से देखो। एक नया नज़रिया मिलता है चीज़ों को देखने का। जब नया नज़रिया मिलता है देखने का, तब आप लिंक बैठा पाते हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है। बट ये लास्ट रिजॉर्ट रखना, जब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तभी इसको तरीके को यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत फूल प्रूफ तरीका नहीं है, इसमें भी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए पहले सारे तरीके एग्जॉस्ट कर लो, उससे अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, और कोशिश करो कि बाद में जब आओ तो एकदम शांत दिमाग से फिर से देखो कि क्या क्या तरीके से इसको हम सॉल्व करके एक फाइनल ऑप्शन पे आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। जय हिंद।